हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब आपके पास समय कम बचा है। जिन्होंने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, जो ये लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उनको रिवीजन करना है। जिन्होंने अभी नहीं पढ़ना, उसको पूरा पढ़ना है, आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, उसके लिए हम लेकर आए हैं वन शॉट वीडियो। ये आज क्लास 10th की वन शॉट वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। ये एक ही वीडियो में आपको वास्तविक संख्या पूरा समझ में आ जाएगा और अलग से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या क्या पूछेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे इसमें बता दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से हर चैप्टर की वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगी, ताकि आप रिविजन करते समय एक ही वीडियो से पूरा रिविजन कर ले, आपको दूसरी वीडियो या दूसरी चीजों की तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय के साथ साथ आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर का वन शॉट, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। आज इस पूरे चैप्टर में देखिए हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें मेन 3 चीजें पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है? भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है। फिर दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड विधि, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा ज्ञात करना। फिर जो तीसरी चीज इसमें पढ़नी है वो अपरिमेय संख्या प्रूफ करना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, आपको देखने को जरूर मिलेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेगा। अब हमें लाइन से हम क्या करेंगे, इसको टॉपिक वाइज पूरा लाइन से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या बहुत आसान है। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक। भाज्य क्या होती है? मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं के साथ साथ कम से कम किसी दूसरे से भी भाज्य हो। मतलब स्वयं के साथ साथ किसी दूसरे से भी कम से कम एक बार किसी दूसरी संख्या से क्या हो, भाज्य यानी कट जाए, विभाजित हो जाए। विभाजित लिख सकते हो यहां पर, विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से। मतलब भाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो स्वयं से तो कटती है, सही संख्या स्वयं से कटती है, लेकिन वो संख्या जो स्वयं के साथ साथ कम से कम एक बार किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए। मतलब कम से कम एक बार किसी दूसरी संख्या से कटना चाहिए, वन को छोड़कर। वन को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो स्वयं से तो कटती हैं, साथ में कम से कम किसी एक बार दूसरी से भी कट जाती हैं। अभाज्य क्या होता है? जो केवल स्वयं से भाज्य होती है, विभाज्य होती है, ठीक है ना, स्वयं से विभाजित होती हैं। ठीक, ध्यान रखिए, वो संख्याएं जो केवल स्वयं से भाज्य होती हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। किसी दूसरे से वो कट ही नहीं सकती। जैसे एग्जांपल, एक को हम लोग नहीं लेते, याद रखिएगा, एक को अभाज्य संख्या में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो 2 है जो केवल स्वयं से ही कटता है। 2 केवल 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 को नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 11 ले लेंगे, 11 के बाद 13, 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, फिर 17, 17 के बाद 19 ... मतलब ये सारी संख्याएं हैं जो केवल स्वयं से कटती हैं और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं। अच्छा, ये 2 की खास बात क्या है? ये सबसे छोटा एक तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या साथ में सम भी है। कैसी है? सम। एक तो सबसे छोटी, अगर कोई पूछे आपसे बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो 2 होती है। सबसे छोटी समअभाज्य क्या होती है? यही होती है। मतलब 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, साथ में सम भी है, और कोई ऐसी संख्या नहीं जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। सम संख्या जानते होंगे, सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से कटती है, ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य हो जाती है। केवल यही एक है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक,
तो हमने जान लिया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वो संख्या जो स्वयं के साथ साथ कम से कम एक बार किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, वो होती है भाज्य संख्या। ये सारी संख्या जितनी भी ले लें, जो खुद से कटे और दूसरे से भी कटे, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं केवल स्वयं से विभाजित हो, ठीक, केवल और केवल स्वयं से कटना चाहिए। एक की बात हम नहीं कर रहे, एक से सारी संख्याएं कटती हैं, ठीक, एक को छोड़ देना है। तो केवल स्वयं से विभाजित हो उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में ये सारी संख्याएं जो स्वयं से कटती है, ठीक। अच्छा, एक आता है सहअभाज्य, बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक आता है सहअभाज्य, सहअभाज्य एक शब्द आता है सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य में भाज्य अभाज्य का सिस्टम ये है कि दो संख्याओं का जोड़ा होगा जो स्वयं से नहीं कटनी चाहिए। मतलब जो दो संख्याएं हो उनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो। दो या दो से अधिक संख्याओं में कुछ भी क्या हो, कॉमन ना हो, कॉमन ना हो, ठीक है। मतलब ऐसी दो संख्याएं ले लो या और संख्या ले लो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि मैंने ले दिया 4 और 5, ये सहभाज्य। देखो 4 तो भाज्य है क्योंकि 4 जो है 2 से कटता है, 4 से भी कटता है। 5 अभाज्य है, केवल 5 से कटता है। लेकिन जब दोनों मिल गए तो ये सहअभाज्य बन गए। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया 15, 15 के बाद आप लिख लीजिए 16। 15 देखिए किससे कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। 16 किससे, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 16 से भी कटता है। ये दोनों ही भाज्य हैं। दोनों कैसे हैं, भाज्य संख्या, लेकिन आपस में ये सहअभाज्य, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम 15 की फैक्टर करें तो क्या होगा, 3 गुणे 5, और 16 का फैक्टर करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, एक को छोड़कर। तो ऐसी दो संख्याएं जिसके अगर फैक्टर करें उसमें कुछ भी कॉमन ना मिले तो ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो 3 चीजें हमने पढ़ी, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, ठीक है। अब चलते हैं, ये टॉपिक यहाँ खत्म। अब चलते हैं लासा और मासा की तरफ, ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं। बच्चों, रियल नंबर में जो दूसरी चीज हमें पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। दूसरी यही चीज हमें पढ़नी है कि कैसे गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने लिखा है 96 और 404 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और उसके द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर आपको दिखाएंगे। चलिए तो फैक्टर कर लेते हैं 96, ठीक। तो आपको पता ही होगा, देखो इसको भी अभाज्य संख्याओं से ही काटते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा रखा होगा, अभाज्य संख्या से काटते हैं। मतलब पहले 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से ट्राई करेंगे, 4 से कभी ट्राई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो 4 से कटती तो 2 से कट चुकी होती। तो 2 से 3 से फिर 5 से फिर 7 से ऐसे करते करते हम ट्राई करेंगे। चलिए इसको पहले 2 से काटते हैं। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, ठीक, कट गया। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, अब ये 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, ठीक। 404 को भी काट लेते हैं। तो 2 से काटते हैं पहले, 2 दूनी 4, 0 2, फिर काटते हैं हम लोग 2 कम 2 0, ठीक है। अभी किससे कटेगा, अब तो किसी से कटेगा नहीं, 101 से सीधे कटेगा। 101 से ही क्या होगा, ये कट जाएगा एक बार में। 101 किसी से नहीं कटता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है और एक बार 3 है। यहाँ पे 404 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 101, ठीक है। अब ये हमने फैक्टर कर लिए। अब देखिए मासा क्या होता है, यानी एचसीएफ, ठीक। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, जितने फैक्टर कर ले जो सब में कॉमन हो उसको ले लेते हैं। इन दो ही चीजें हमारे पास जो दोनों में कॉमन हो। देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है, ये देखो दोनों में है ना, इसको लिख लिया। और कुछ देखो ये फिर से कॉमन है, लिख लिया। अब नहीं कॉमन है, जब नहीं कॉमन है उसको छोड़ देंगे। अब केवल इतना ही मासा होगी, तो आपका 4 क्या हो गया, मासा। इसी को बोलते हैं एचसीएफ। इतना आसान है। आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। दोनों का, 2 संख्या दी हो या 3 संख्या दी हो, सबका क्या करना है, फैक्टर करना। फैक्टर करने के बाद जो भी कॉमन हो ले लेना, एचसीएफ आ जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उनको भी लेते हैं, जो नहीं होता है उनको भी लेते हैं। जैसे ये दोनों कॉमन थे तो पहले इनको ले लिया,
एक इसमें से ले ले। अब जैसे ये नहीं कॉमन है पूरा, नीचे भी नहीं, तो इसको पूरा लिख लेंगे, जो कॉमन नहीं होता उनको भी लिखते, और 101 भी लिख लेंगे। मतलब जो कॉमन होता है उनको भी लिखते हैं, भले देखो ये दोनों कॉमन थे लिख लिए, तो बार ये पूरी लाइन कॉमन नहीं थी, इस पूरे को लिख लिए यहाँ पर, ये देखिए। उसके बाद 101 को भी और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एचसीएफ और एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे तरह सवाल की तरफ, जिसमें 3 संख्या दी हो। तो 3 संख्या दी हो तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक संख्या आपको दी जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है 6, 72 और 120 का गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका भी गुणनखंड विधि से ही हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, 6 के पहले फैक्टर कर लेंगे हम लोग, तो 2 3 3, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। 72 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे 36 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9 होगा, फिर 3 9 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 को काट लेते हैं। 2 से काटा 60 आ गया, फिर 2 से काटा 30 आ गया, फिर 2 से काटा 15 आ गया, फिर 3 से कटेगा 3 × 5 = 15 हो गया, फिर 5 से काट दिया। ठीक, तब तक काटना है जब तक 1 आ जाए। अब लाइन से इन सबको लिख लेते हैं। देखो 6 के फैक्टर किया आपने, क्या आया 2 × 3। 72 के आपने फैक्टर किए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आ गया। फिर आपने 120 का फैक्टर किया 2 × 2 × 3 × 5। अब निकालना में HCF। ठीक, HCF अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, क्या, जो सब में कॉमन हो। तो जो सब में कॉमन दिख रहा हो, तीनों में होना चाहिए। 3 संख्या है, तीनों में कॉमन देखना है। ये देखो इसमें मिल रहा है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, 2 लिख दिया। और कोई कॉमन देख रहे हैं, यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। और तो कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन है बट ऊपर नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। केवल आपका 6 आंसर हो जाएगा HCF के लिए। ठीक है, अब करते हैं एलसीएम। ठीक, एलसीएम कैसे निकालोगे। एलसीएम हमने क्या बताया, जो सब में कॉमन है पहले उनको ले लो। तो ये 2 ले लिया और ये 3 ले लिया। अब जो ना हो कॉमन, जैसे कि अब ये 2, फिर 2 में कॉमन देखते हैं। पहले तो अगर 3 संख्या है, पहले 3 में कॉमन देख लिया, फिर 2 में कॉमन देखते हैं। ये देखो ये 2 कॉमन है, तो इनका भी एक ही लेना, ऐसा नहीं 2 बार ले लेना है। फिर इसको भी एक बार ले लेना। ठीक, देखो क्या किया, पहले तीनों में कॉमन देख लिया, फिर ये 2 में कॉमन थे, इनको भी एक बार लिख लिया। फिर ये 3 अकेला बचा, ये 5 अकेला बचा, तो इनको भी ले लेंगे। तो आपका आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 × 15। ठीक, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 6 37, 360 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से निकालना है। क्या प्रोसेस है, आपको 2 संख्याएं दी जाएं चाहे 3 संख्या दी जाएं, सबके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर करने के बाद लिखना है। एचसीएफ के लिए जो सब में कॉमन हो उनको लिख लेना है। एलसीएम के लिए क्या करना है, पहले जो 3 में कॉमन है वो लिखना है, फिर जो 2 में कॉमन है वो लिखना है, फिर जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। अगर 2 ही संख्याएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो सब में कॉमन होगा मासा, जो कॉमन नहीं होगा वो लासा में ले लेंगे। कॉमन मतलब ले लेते हैं, इसमें दोनों ले लेते हैं, इसमें केवल कॉमन लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बता देते हैं, फटाक इसका आप नोट कर लें। ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ किसका, एचसीएफ 65 और 117 का। क्या है, 65 m - 117, तो m की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया भी है। ठीक, तो हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं। आपको अगर प्रैक्टिस करनी तो आप अपनी बुक से कोई बुक हो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल हम वही बता रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमको आप कैसे लगा सकते हो। ठीक, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं तो अपनी बुक के लगा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ किसका, 65 और 117 का। कितना है, 65 m - 117 दिया गया है, तो कह रहा है m की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। चलिए देखिए कैसे बताते हैं, ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया। सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लीजिए। ठीक, इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे केवल m की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको भाग विधि से निकाल सकते हो। चलो भाग विधि से निकाल लेते हैं इसको। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं,
ठीक, यहाँ आपको ये नहीं निकालना कि मासा क्या होगा, आपको ये बताना m की वैल्यू क्या होगी। तो मासा आप कैसे भी निकाल सकते हो, तो मासा हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। ये भी आपको आ जाएगा, भाग विधि से कैसे निकालते हैं, डिवाइड करें, एक बार जाएगा, ठीक, माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5, फिर से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, कितना आएगा 3, यहाँ से 1, फिर 13 चौको 52, तो 12 बार में 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में बचता है वही होता है मासा। ये मासा निकालने की भाग विधि है, मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी वाली से बड़ी वाली डिवाइड करते हैं, फिर जो शेषफल बचता है उससे अगला भाग करते हैं, ठीक, फिर जो शेषफल बचा उसका आगे भाग कर देते हैं। तो जिससे लास्ट में डिवाइड हो जाता है पूरा, वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो आपका एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ किसका 65 117 का हमारा आया है 13, लेकिन बुक में कितना दिया गया है 65m - 117 बराबर 13, ठीक है। तो ये माइनस का इधर ले जाएंगे, 65m, तो 13 + 117, इसको आप ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 10, 3 130 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 65 का डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130/65, ठीक, तो 2 बार में ये चला जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई 2, ठीक। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है इसका एचसीएफ बेटा इतना है तो m की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले एचसीएफ निकाल लिया, ये भाग विधि से निकाल लिया, अब गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हमने एचसीएफ निकाला, फिर एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ को ही इसके बराबर कर दिया, सॉल्व किया, m की वैल्यू आ गई, ठीक। तो इसको फटाक से नोट कर ले, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दिया गया है कि एचसीएफ किसका, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम पूछा गया इसी का, ठीक। यहाँ पे आपको अलग से संख्याएं नहीं दी है, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो दोनों लिखे हो यही संख्याएं हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करने वाले, फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक, ये होता है। अब इसमें आप लासा निकालना है यानी एलसीएम निकालना है, तो मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा हो गया, ठीक। जैसे मैं एलसीएम निकालना तो यहाँ लिख दीजिए लासा और यहाँ लिख दीजिए मासा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली संख्या आपको कितनी दी गई 306, दूसरी संख्या कितनी दी गई 657 और मासा कितना दी गई 9, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि ये पूरी संख्या एक भाज्य संख्या है, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या, हमने आपको बता रखा है अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटे और साथ में किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए। तो इसको हम इससे भी काट दें, किसी दूसरे से भी काट दें, तो हम देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहले तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसमें हम कॉमन ले, देखो अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये 2 इसमें कॉमन दिख रहा है और 11 भी कॉमन दिख रहा है, ले लेते हैं 11 गुणे 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 3 और प्लस यहाँ पे बचेगा 1। तो ध्यान दीजिए अगर इस संख्या को हम काटना चाहे पूरी तो किससे कट रही है, ये 11 से कट रही है, क्योंकि अगर 11 से भाग करो 11 से 11 कट जाएगा ना पूरा, और 2 से काटना चाहो 2 से भी कट रही है, और इससे काटना चाहो इससे भी, मतलब ये संख्या 11 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है और इससे भी कट रही है, पूरी से भाग करो तो भी कट जाएगी। मतलब ये है कि अगर इसमें 11 का भाग करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, आप चाहो कि 2 से भाग करो 2 से भी कट जाएगा, तो मतलब ये संख्या खुद से तो कट रही है साथ में दूसरी संख्या से भी कट रही है, इसका मतलब ये हुआ ये संख्या भाज्य है। तो लिखेंगे चूंकि यह संख्या स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से भी भाज्य है, अन्य संख्याओं जैसे 11, 2 आदि से भाज्य है, आदि से क्या है भाज्य है, अतः ये भाज्य संख्या है, अतः ये क्या है भाज्य संख्या है। मतलब ये 7 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है और 22 से भी काटोगे तो 22 से भी कट जाएगा, ठीक। तो ये भाज्य संख्या हो गई, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी कि नहीं। मतलब ये है n एक धनात्मक संख्या है, n क्या है n एक धनात्मक पूर्णांक है,
धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी संख्याएं ले सकते हो। ठीक, वो है संख्या है। तो 6 की पावर हम लगाते हैं, जैसे पावर 1 लगाएं, फिर 2 लगाएं, फिर 3 लगाएं, फिर 4 लगाएं, फिर 5 लगाएं, ऐसे लगाते चले जाए। तो क्या कभी तो आंसर आएगा ना, तो क्या कभी कोई ऐसा आंसर आएगा जिसके आखिरी में 0 हो? ये पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ पर 6 की पावर बढ़ाते जाए, धनात्मक पूर्णांक लगाते चले जाए, लगाते चले जाए, लगाते चले जाए, तो क्या कभी ऐसी कोई संख्या मिलेगी जिसके इकाई अंक 0 हो, यानी 0 पर समाप्त हो? ठीक, तो इसको पता कैसे करें, क्योंकि अब इसकी पावर तो हम लगाए, पहले के 6 फिर 36 हजार तो आंसर आता जाएगा। तो क्या कभी ऐसा संभव है कि नहीं है? तो इसको तर्क से आंसर देंगे। देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे ये समझिए, यदि या लेकिन जो संख्या, चूंकि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, ध्यान समझिएगा, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वह सदैव 10 से भाज्य होती है, वह सदैव 10 से भाज्य होती है। ठीक, याद रखिए, जो संख्या 0 पर समाप्त होगी हमेशा 10 से कट जाएगी, क्योंकि आखिरी में 0 आएगा, 10 से कट जाएगा। और जो संख्या 10 से कटेगा वो 2 और 5 से भी कटेगा, तथा वह 2 तथा 5, 2 और 5 से भी क्या होगी, भाज्य होगी। मतलब जो संख्या 10 से कटेगी वो 2 और 5 से भी कटेगी, क्योंकि 10 से 2 है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। मतलब ये हुआ कि कोई संख्या अगर 10 से कट रही है वो 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। अब चूंकि 6 की पावर n, मतलब 6 में क्या क्या है आपको देखिए, 2 गुणे 3 की पावर n हो जाएगा ना, मतलब ऐसा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यानी कि आपको 2 के गुणन मिलेंगे और 3 ही, मतलब 2 कई बार मिलेगा और 3 कई बार मिलेगा, लेकिन यहाँ 5 नहीं मिलेगा। अगर आप इसको 5 से काटना कहो तो 5 से नहीं कटेगा ना, तो 2 5 से कटता है, ना ही 3 5 से कटता है। लिखेंगे चूंकि यह 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, परंतु 5 से भाज्य नहीं है। ठीक है, ये संख्या 2 से तो कट रही है लेकिन 5 से नहीं कट रही है। इसका मतलब अतः यह 0 पर समाप्त नहीं, 0 पर, अतः 6 की पावर 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, क्या समझे आप? यहाँ पे ये लिखा कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वह सदैव 10 से भाज्य होती है, और जो संख्या 10 से भाज्य होती है वो 2 और 5 से भी भाज्य होती है। ठीक, अब ये 6 जो है 2 और 3 से कट रहा है, केवल 2 और 3 से कट रहा है। ठीक, 5 से नहीं कट रहा है, 5 है नहीं, जो 5 है नहीं तो 0 आएगा ही नहीं। इसका मतलब कभी भी चाहे जितना आप पावर लगा लो, 0 कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप का एक आध क्वेश्चन अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया बोर्ड में, बट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में हो सकता है आपकी आ जाए। अब जो बताने जा रहे हैं क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता ही आता है, उसको ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लिए, उस क्वेश्चन को बताते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। आपके यहाँ √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √5 √7, √2 √3 √5 √7, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है उसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए देखिए एक लैंग्वेज हम बताएंगे पूरा डिटेल में, और आपको केवल डिजिट बदलनी है। अगर 2 आ जाए 2 रख देना, 3 आ जाए 3 रखना, 4 आए तो 4 तो आएगा नहीं, 5 आए तो 5 रख देना। ठीक, तो देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इसको अपरिमेय है, इसको मान लेते हैं परिमेय है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, माना, पूरी लैंग्वेज ध्यान समझिएगा, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं परिमेय है, हमने इसको अपरिमेय प्रूफ करना है लेकिन हम परिमेय मान रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, परिमेय। तो फिर आपको पता है जो परिमेय होते हैं उनको a/b में लिख सकते हैं, जिसे हम a/b के क्या लिख देते हैं, रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है
और इसको a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए लिख देते हैं, √2 बराबर a बटे b, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये a और b कहाँ है, लिख देते हैं जहां a, b क्या सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य क्या होता है, मतलब ऐसी संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, मतलब एक को छोड़ बाकी कुछ भी कॉमन नहीं होता, अर्थात ए और बी का ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये मतलब ये मान लिया कि ए और बी एक सहभाज्य संख्या है, अर्थात ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब ए और बी के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये चीज है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। समीकरण का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का क्या करने पर, वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग। वर्ग करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, a स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो a स्क्वायर कैसे मिल रहा है, 2 और b का गुणा करने पर, अगर इसको 2 से भाग करो 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये पूरा 2 से कट रहा है और यही बराबर है a, मतलब ये 2 से कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, समझ रहे हो, मतलब a जो है 2 और b का गुणा करने से मिल रहा है, a बराबर ये है तो इसको 2 से ये कट रहा है, क्या लिखेंगे, चूंकि जो a स्क्वायर है 2 से भाज्य है, 2 से क्या होगा, भाज्य है। अगर ध्यान रखना किसी भी संख्या का वर्ग अगर उस संख्या से कटता है तो वो संख्या भी उससे कटती है, इसलिए a भी 2 से भाज्य है। मतलब यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि a स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए a भी 2 से भाज्य है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब आपको वैल्यू रखनी होती है, यहाँ पर a की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ लेट कर लिया a बराबर 2m। ध्यान समझो, अगर यहाँ पर 2 है तो 2m माना गया, यहाँ पे अगर 3 होता 3m मान लेते, 5 होता तो 5m मान लेते। 2m रख दीजिए वैल्यू जरा, तो 2b स्क्वायर बराबर यानी कि 2m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर, इससे इसको काट दिया तो b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर b कैसे मिल रहा है, m और 2 का गुणा करने पे मिल रहा है। अगर इसको 2 से काटोगे तो कट जाएगा ना, मतलब b कट रहा है 2 से, क्या लिखेंगे, चूंकि b स्क्वायर 2 से भाज्य है इसलिए b भी 2 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, मतलब समझो यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर 2 से कट रहा है तो b भी 2 से कटेगा। अब ध्यान समझिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, a 2 से भाज्य है, यहाँ क्या लिखा, b भी 2 से भाज्य है, मतलब a में भी 2 है b में भी 2 है, इसका मतलब दोनों में 2 तो कॉमन है। तो क्या लिखें, इस प्रकार a, b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि a में भी 2 है और b में भी 2 है, तो कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन यहाँ बात क्या थी बेटा, यहाँ क्या लिखा देखो, यहाँ पे लिखा, सॉरी, a और b सह अभाज्य खंड है, मतलब अर्थात a और b में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन यहाँ क्या लिख के आ रहा है, a और b में कम से कम कुछ हो चाहे ना हो, 2 तो जरूर है, कुछ हो कॉमन चाहे ना कॉमन, 2 तो कॉमन है। इसका मतलब यहाँ विरोध हो रहा है, तो लिखेंगे परंतु यह इस बात का विरोध करता है, परंतु यह इस बात का विरोध करता है कि, कौन सा बात का विरोध कर रहा है, कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, कि a, b में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये चीज थी। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, लेकिन हमारी ये बात जो हमने पहले मान रखी थी कि ए और बी में एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिखेंगे यह विरोधाभास क्यों हो रहा है भाई, विरोध क्यों हो रहा है, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, कल्पना के कारण है। मतलब जो हमने कल्पना करी थी, कल्पना क्या कर ली थी कि ये एक परमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है ना, मतलब जो हम कल्पना करके चले थे, जो कल्पना हमने माना था वो गलत मान लिया था, इसलिए हमारा यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। अतः ये क्या है, अपरमेय संख्या है। पूरी लैंग्वेज वैसे कैसे कि √2 एक परमेय संख्या माननी है, a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, लिख भी दिया। और जहां ए बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब क्या हुआ कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने क्या किया, इसका वर्ग किया, वर्ग करने पे इसको इधर भेजा तो पता चला a स्क्वायर 2 से कटने लगेगा। जब a स्क्वायर 2 से कटेगा तो a भी 2 से कटेगा। फिर हमने a की वैल्यू रख दी 2m, तो फिर जब 2m रख दिया, 2m रखने के बाद क्या हुआ, तो b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो गया। इसका मतलब b स्क्वायर भी 2 से कट रहा है, तो b भी 2 से कटेगा। यहाँ a भी 2 से कट रहा है, यहाँ b भी 2 से कट रहा है, दोनों कट रहे हैं। तो इस प्रकार a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 2। मतलब कुछ कॉमन हो चाहे ना हो तो 2 तो कॉमन है। लेकिन ये इस बात का विरोध करने लगा कि आपने कहा था भैया एक किसी को कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। ये विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने गलत कल्पना कर ली, जो कल्पना करी थी, जो माना था वो गलत मान लिया था। इसका मतलब ये क्या हुआ, अपरमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिए, इसको फटाक से नोट करें। अब इसी में देखो, इसी में अगर मान लो √3 दे दे, क्या दे दे, √3 लिख दे, इसी में अगर √3 लिख दे तो आपको कहाँ कहाँ चेंज करना है, सब कुछ वही लिखना है, केवल जहां जहां √2 है वहां 3 लिख देना बस। देखो हम लिख दे रहे हैं, यहाँ हम 3 लिखेंगे, ये पूरा मानेंगे वैसे यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा, यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा, यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे जब मानेंगे तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, यहाँ 3 पहले से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब की यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। जब इसको काटोगे तो यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। पूरा क्वेश्चन भाई, मतलब आपको करना क्या है, एक बार लैंग्वेज याद करनी है, एक बार लैंग्वेज तैयार करनी है। और एक बार आपने पूरी लैंग्वेज तैयार कर ली तो √2 हो चाहे √5 हो चाहे √7 हो, इनमें से कोई भी एक सवाल, और ये सवाल आता जरूर है, 100% आता है। ठीक है, तो उनमें से कोई भी लैंग्वेज आपको एक बार तैयार करनी है। हाँ, इसी का एक और जोड़ीदार सवाल है, जब √2 या √3 या √5 किसी के साथ प्लस या माइनस में होते हैं या गुणे भाग में होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करनी है। अभी तो अकेला है तो इसको प्रूफ किया, अगर इनके साथ कुछ जोड़ दिया जाए, इनमें कुछ घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए, भाग कर, तब क्या होगा, उस कंडीशन में बताते हैं। इसको तो आपने नोट कर ही लिया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए अगला सवाल क्या ले लिया हमने, 3√2 एक अपरमेय संख्या है। अभी हमने प्रूफ किया √2 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज गुणे में हो गई। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जब कोई चीज प्लस में मिलेगी या माइनस में मिलेगी या गुणे में मिलेगी या भाग मिलेगी, तो जो उसके साथ अपरमेय संख्या लगी होगी उसको आपको अपरमेय संख्या मान के चलना है। जैसे मैंने लिख दिया 3 + √3, ये अपरमेय है, उसके साथ 3 को प्लस कर दिया गया। अब बताओ ये अपरमेय है कि परमेय, ये प्रूफ करना है। मतलब इसको आपको पता है कि अपरमेय है, इसको मान के चलना है, इसको लेके चलेंगे कि अपरमेय है। मतलब जो उसके साथ लगा होगा उसको अपरमेय लेके चलना है, उसको नहीं प्रूफ करना है। मतलब ये आपको ज्ञात है, इसके साथ कोई चीज प्लस कर दी गई है, तब आपको बताना है कि वो परमेय है या अपरमेय। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर √2 अपरमेय है, लेकिन उसके साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब बताओ क्या होगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, जो इससे पहले बता, जब सिंगल होता है √2 √3 √5 सिंगल होते हैं ना, तो थोड़ी लैंग्वेज बड़ी थी, लेकिन जब किसी के साथ गुणे में है अब तो लैंग्वेज थोड़ी छोटी हो जाए, क्योंकि अब हमें पता है कि √2 जो अपरमेय है, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर भी अपरमेय है, लेकिन हम इसको परमेय मान के करेंगे। तो माना 3√2 एक परिमेय
संख्या है। अगर परमेय है तो a बटे बी रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम a बटे बी के रूप में क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं 3 रूट बराबर a अपॉन बी। ठीक, ए बी क्या है, सहभाज्य लिख दो, जहां a कॉमा बी क्या है, सह अभाज्य है। ठीक, अब यहाँ पे ये डिफाइन नहीं करना है कि एक कॉमन है अतिरिक्त कुछ ज्यादा लाइन में नहीं लिखती, इसमें इतना ही है। अब क्या करना, जो चीज गुणे भाग में हो सबको उधर ले जाना है, जो परमेय अपरमेय संख्या उसको उधर रखना, बाकी उधर भेज देना है, इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ होगा √2 बराबर a बटे 3b। अब ध्यान दीजिएगा a बटे b परमेय है, इसको छोड़ दीजिए, तो ये परमेय है, उसके साथ यहाँ लिखेंगे चूंकि a बटे 3b क्या है, परिमेय है, क्योंकि देखिए बटे में लिखा भी है और नीचे 3 में, तो परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो परिमेय के बराबर में क्या मिलेगा, परिमेय ही तो मिलेगा, मतलब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय, इसलिए √2 भी परिमेय होगा, √2 भी क्या होगा, परिमेय होगा। ध्यान समझो, अगर इधर वाला परिमेय है वो बराबर का निशान लगा हुआ है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये तो परिमेय है नहीं, परंतु यह इस बात का विरोध करता है, कौन सी बात का, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान समझिएगा, ये हमें बताया गया है कि √2 अपरिमेय है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर ये परिमेय है तो सामने भी परिमेय होगा, तो ये परिमेय आ रहा है, यहाँ विरोध हो रहा है। ठीक, दोनों में विरोध क्यों हो रहा है, लिखेंगे या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, गलत कल्पना के कारण है। ठीक है, तो लिखेंगे या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण। कौन सी गलत कल्पना, कि ये परिमेय संख्या है, कि 3√2 एक परिमेय संख्या, मतलब हमने जो माना था ये गलत मान लिया था। अब लिख दो अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कितनी आसान लैंग्वेज, मतलब क्या करना है, जो भी लिखा हो अपरिमेय तो उसको लिख दो पहले परिमेय, a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया, ए बी क्या है, सहभाज्य है। फिर इधर वाला जितना पार्ट होगा, क्योंकि परिमेय में कुछ भी जोड़ा जाए परिमेय होता है, परिमेय में कुछ भी घटाया जाए तो परिमेय होता है, भाग किया जाए तो परिमेय होता है, तो ये वाला पोर्शन तो परिमेय था। जब ये परिमेय है तो इसके बराबर में जो होगा वो भी परिमेय होगा। ठीक, लेकिन ये इस बात का विरोध करने लगा कि √2 तो अपरिमेय है। आप परिमेय कैसे करो, दो बातों का विरोध हो रहा है, जब विरोध हो रहा है तो विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि गलत कल्पना कर ली। गलत कल्पना कौन सी थी, कि √2 क्या परिमेय है, ये हमने गलत मान लिया, अपनी गलती सुधार ली, अतः कह के अपरिमेय कह दिया। अब इसके साथ कुछ भी मिल जाए, जैसे वो √2 √3 √5 वाली लैंग्वेज एक थी, वैसे इधर भी लैंग्वेज एक है। चलो मेरे को क्वेश्चन बदल के दिखाते हैं कैसा, अगर यहाँ पे कुछ और आ जाए, प्लस माइनस में आ जाए, जैसे मैंने मान लिया एक क्वेश्चन ले लेते हैं 5 - √3 आ गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया। अब इससे कहा जाए कि इसको सिद्ध करो अपरिमेय है, तो आपको क्या करना है, यहीं पे अपना बदल लेंगे, क्या लिखेंगे, ये एक परिमेय संख्या जिसको इसके रूप में लिख सकते, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये सहभाज्य खत्म। अब क्या करोगे, 5 को उधर भेजोगे तो इसको ऐसे भेज दिए, 5 माइनस का a बट्टे b, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये a बट्टे b क्या है, परिमेय है। परिमेय में कुछ भी घटाओगे तो परिमेय रहेगा, इसका मतलब ये पार्ट तो परिमेय है, ये परिमेय है। इसको अगर √3 हटा दिए तो ये परिमेय है, तो 5 माइनस a बटे b तो परिमेय है, और परिमेय के बराबर में भी क्या होता है, परिमेय होता है, जिसका मतलब √3 भी एक परिमेय होगा। मतलब ये यहाँ पे ये बात हो रही है, ये परिमेय है, परिमेय में घट गया कुछ तो भी परिमेय, तो ये पोर्शन परिमेय वाला है। ठीक है, और इस परिमेय के बराबर में भी परिमेय होना चाहिए, तो ये परिमेय होगा। लेकिन ये इस बात का विरोध करेगा कि √3 क्या है, अपरिमेय, क्योंकि हमें बताया गया है कि √3 अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ पे लिख के आ रहा है परिमेय। क्यों हो रहा है,
क्योंकि गलत कल्पना के कारण हो गया। गलत कल्पना क्या कर ली भैया, ये हमने गलत मान लिया था। इसका मतलब क्या हो गया, आप देखो हमने कहीं बदला कुछ, केवल डिजिट चेंज की बस। तो आपको भी ऐसे करना है, 2 लैंग्वेज तैयार करनी है, एक सिंगल वाली और एक कुछ माइनस प्लस वाली। इन दोनों लैंग्वेज को तैयार कर लोगे, 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और ये क्वेश्चन 100% बोर्ड में आते हैं। तो इस प्रकार से रियल नंबर वाला पूरा पोर्शन खत्म हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ी, फिर लासा और मासा निकालना सीखा और परमेय अपरमेय सिद्ध करना सीखा। बस इतना ही आता है रियल नंबर से, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। तो बच्चों यहाँ से ये वाला वन शॉट खत्म हो गया। अगली वीडियो हमारी आएगी बहुपद की, जो सेकंड चैप्टर है, उसको भी वन शॉट में ही पूरा खत्म कर देंगे। जो जो क्वेश्चन आने वाले बोर्ड में, सारे क्वेश्चन छांट के इंपॉर्टेंट बता के, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे सारा मटेरियल आपको मिल जाए। हाँ, इस क्वेश्चन के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।